उत्तर प्रदेश के शराब व्यापार पर एक वक्त चंद लोगों का सिक्का चलता था। वक्त बदला, साथ ही नाम बदले। ये हैं एक जमाने में लिकर किंग के नाम से मशहूर व्यापारी जवाहरलाल जायसवाल। 90 के दशक में राज्य में सरकारी नीतियों, शराब के दाम, व्यवस्था पर जवाहर जायसवाल का खासा दखल था। 1993 से लेकर के 2000 तक मेरे पास 22 डिस्ट्रिक्ट थे, मेरे ग्रुप के पास 22 डिस्ट्रिक्ट थे। इतना बड़ा बिजनेस हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं रहा कभी भी। और शराब के व्यापार पर सिंडिकेट या चंद लोगों का एकाधिकार था। एक मोनोपोली होने की वजह से कंट्रोल रहता था। नीतियाँ हम लोगों से मीटिंग होती थी, एक्साइज मिनिस्टर बैठते थे, एक्साइज कमिश्नर बैठते थे, प्रमुख सचिव बैठते थे। हमारे जितने भी यूपी के ठेकेदार सबको बुलाया जाता था कि आप बताइए भाई सरकार की रेवेन्यू कैसे बढ़ाई जाए और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो हम लोग बताते थे कि आप इस तरह कर दीजिए, आप इस तरह कर दीजिए। तो उस तरह की नीतियाँ हम लोगों के कहने से बनाई जाती थी। पहले दुकानें 8 बजे बंद हो जाती थी। हमने कहा साहब सरकार को ही नुकसान होता है, इस पर आपको 10% राइज मिलती है, इसको आप 10 बजे कर दीजिए तो आपको जो है रेवेन्यू जो है 12% 15% मिलना शुरू हो जाएगा। पहले 15-15 20 बंदियाँ हुआ करती थी। हम लोगों ने कहा कि भाई आप केवल 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर बंद करिए। सरकार ने मान ली। उन दिनों दुकानों की नीलामी में रसूख रखने वाले शराब व्यापारी पैसे और ताकत के जोर पर 5 या 7 दुकानें छोड़िए, जिले की सभी दुकानें खरीद लिया करते थे। पता है पहले 70 से लेकर 80 तक लाला मणिलाल, रायराम जायसवाल, दीपनाथ जायसवाल, लालाराम प्रकाश, श्रीनारायण साहू, ये लोग थे पूरी यूपी के ठेकेदार। 80 से 90 तक लाला जगन्नाथ जी, लाला मणिलाल, विनायक बाबू, अमानत हुसैन, ये लोग थे। 85 या 88 के बाद माननीय जवाहरलाल जी आए, बद्री बाबू जायसवाल आए, गोरखपुर वाले। पूर्व अधिकारी बताते हैं कि व्यापारियों का जोर इतना था कि वो दुकानों की मनमानी कीमत देते थे, क्योंकि उनके सामने खड़े होने की ताकत किसी में नहीं होती थी। वक्त बदला और साल 2000 में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी। पूर्व अधिकारी बताते हैं कि ये सरकार का पूर्ण समर्थन ही था कि वो एकाधिकार और व्यापारियों की मनमानी खत्म करने के लिए साल 2001-2002 में नई आबकारी नीति ला पाए। इस नीति में लॉटरी से दुकानों के आवंटन का प्रावधान था। नतीजा ये हुआ कि पुराने बड़े नाम धीरे धीरे बिजनेस से बाहर हो गए। ये आसान काम नहीं था। मुझे थ्रेट्स मिले, मेरी फैमिली को थ्रेट्स मिले। रात में 2-2 बजे लोगों को फ़ोन कॉल आते थे। उस समय मोबाइल फ़ोन तो था नहीं उतना ज़्यादा। फ़ोन कॉल आते थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा भी सीएम से उनका अच्छा भई आप जो है गार्ड ले लीजिए। मतलब डिड नॉट यूज्ड टू डिस्क्लोज़ माय ट्रैवल प्रोग्राम आल्सो। कभी रोड से आ गए, कभी ट्रेन से आ गए, कभी कैसे आ गए, कभी कैसे आ गए। वो सारा वो कोर्ट में वी हैड टू फाइट टूथ एंड नेल, क्योंकि उनके पास दे हैड अनलिमिटेड मनी दैट लिकर माफिया कहें या लिकर कॉन्ट्रैक्टर लॉबी कहें, जो भी कहें, दे हैड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। वक्त के साथ सरकार बदली और शराब व्यापार के केंद्र में आए पॉन्टी चड्ढा। एक अधिकारी के मुताबिक पॉन्टी चड्ढा के उदय के बाद पहले की मोनोपोली सुपर मोनोपोली में बदल गई और 2001 की आबकारी नीति की धज्जियां उड़ा दी गईं। राज्य में शराब की सारी सप्लाई अब उनके हाथ में थी। मायावती और अखिलेश यादव सरकारों से नजदीकियों के आरोपों के बीच उनका साम्राज्य फैलता गया। इस साम्राज्य के बीज पड़े यहाँ मुरादाबाद में, जहाँ विभाजन के बाद उनके दादा यहाँ आए थे। यहीं पॉन्टी चड्ढा ने बिजनेस के गुर सीखे। गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए होता है, रेवेन्यू राइज करेंगे ना आप। गवर्नमेंट ने तो आपसे बात करनी है रेवेन्यू राइज करने के लिए, और आपने एक्सेप्टेंस लेनी है, आपने हिम्मत होनी चाहिए करने की उसको पूरा। आपका लॉस भी हो सकता है। कल अगर कोई चीज़ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लिए थे तो अपनी जुबान पे लिए थे, अपनी हिम्मत पे लिए थे, और उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया। गुरजीत सिंह चड्ढा के मुताबिक साल 2012 में पॉन्टी चड्ढा की हत्या परिवार के लिए अनहोनी जैसी थी। बिजनेस की जिम्मेदारी दूसरे सदस्यों के कंधों पर आ पड़ी, जिससे उनकी मुश्किलें तो बढ़ी ही, बिजनेस पर भी असर पड़ा। जानकारों के मुताबिक पॉन्टी चड्ढा की हत्या को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन राज्य के शराब व्यापार पर चड्ढा परिवार का आज भी खास असर है।
इस रिपोर्ट के लिए हमारी उनके बेटे या भाई से बात नहीं हो सकी। आज लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आई है और कई लोगों को इस क्षेत्र में आने का मौका मिला है। हरदोई शहर से थोड़ी दूर पर ये जो राज्य का आबकारी विभाग है उसका एक ट्रैकिंग सेंटर है। पिछले साल उत्तर प्रदेश को जो शराब का बिजनेस है उससे करीब 36,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था और इस साल जो टारगेट है वो 49,000 करोड़ को पार करने का है। ऐसे में जो आबकारी विभाग है उसकी कोशिश है कि जो ट्रक्स निकलते हैं डिस्टिलरी यूनिट से उनसे कोई शराब की चोरी ना हो और ऐसे में ये जो ट्रैकिंग सेंटर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस व्यापार में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल भी हो रहा है। Every process starting from the distillery to wholesale then होलसेल में भेजी गई और रिटेल में बेचे जाने वाली सभी शराब के आने जाने की गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। for instance we have a GPS पासवर्ड से खुलने वाला डिजी लॉक अपने गंतव्य पर ही खुलता है, उससे पहले नहीं, ताकि लीकेज या चोरी ना हो। for the vehicles. Yeah, we are already in the process of implementing हम शुरू से यानी कच्चे माल से आखिर तक यानी ग्राहक को सामान मिलने तक पूरे ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। end to end, starting from the usage of raw material to the final product to the consumer. एक्साइज से कमाया गया कर उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य की करीब 29,000 दुकानों में शराब की बढ़ती खपत से कई लोग खुश हैं। उनका मानना है कि दुनिया के मुकाबले भारत शराब की पर कैपिटा खपत में अभी भी पीछे है, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो युवाओं में इसके बढ़ते आकर्षण और सामाजिक प्रभाव पर फिक्रमंद है। विनीत खरे, BBC, लखनऊ।